नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू किया है, जिसमें 6 अगस्त 2025 को 25% और 27 अगस्त 2025 से अतिरिक्त 25% टैरिफ शामिल है। ये कदम भारत के रूस से तेल खरीदने के विरोध में उठाया गया, लेकिन इस टैरिफ का उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात पर निर्भर है। इस टैरिफ वॉर के बाद उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है, जो कि अपनी अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार कैसे इससे निपटा जा सकता है और आखिरकार इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, किस रणनीतियों के तहत अब सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, आखिरकार क्या कुछ वो विषय रहेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सीधे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ नवीन प्रशाली, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, और आशीष सैनी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। दीपक रावत, यूकेटी के प्रवक्ता, जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ सीधे वर्चुअली जुड़ चुके हैं, और राजेंद्र बिष्ट, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त सीधे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत मैं जय सिंह जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके थे। कल वहिया कर रहे थे, बहुत ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे थे। ट्रंप और भारत की जोड़ी एक अलग ही रूप में देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद जो ये टैरिफ का बड़ा, जिसे कहेंगे, ठीकरा भारत पर फोड़ दिया गया है, आखिरकार इसको क्या समझा जाए? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और वो जो जोड़ी की बात आप कर रहे हैं, जो मित्रता की बात कर रहे हैं, वो आज परिहास का विषय बन गया है। जहाँ पर उसका मजाक हो रहा है, भाई क्या है ये, अब की बार ट्रंप सरकार, उधर जो है ये सारी चीजें जब हो रही थी, इसके बावजूद आप ये समझिए कि पनिशमेंट का टाइप, जुर्माना टाइप है ये, आप ये समझिए ना। मतलब इस तरह का व्यवहार करना ट्रंप से, आप कह रहे थे हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, और इस तरह का व्यवहार हमारे साथ भारत के साथ ट्रंप ने किया, तो बड़ा, ये मुझे लगता है हमारी विदेश नीति की भी थोड़ा उसमें कमजोरी है। नहीं तो ये कैसा आप एकदम गलवैया कर रहे हैं, जिस आदमी को आप वो कर रहे हैं उन्हीं के साथ आप ये बात हो रही है, वो बात तो रही बात। जहाँ तक सवाल आपने बताया कि जैसे उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, जहाँ जो ग्रो कर रहे हैं अभी, जिनकी आर्थिकी जो है अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, आर्थिक रूप से हो रहे हैं, उनके लिए जैसे हमारा एक्सपोर्ट अब नया राज्य है, एक्सपोर्ट शुरू ठीक ही ठीक चल रहा था, बजाय नया राज्य होने के बावजूद आपने खुद कहा उसमें फार्मा का जो है उसमें अच्छा था, बाकी टेक्सटाइल में हमारे यहाँ से ऊन जाता है और सारी चीजें, खासकर जड़ी बूटियों का हो रहा था। जड़ी बूटी थी, बासमती यहाँ से जाती, यहाँ के हम लोग लिखते रहे हैं कि यहाँ की बासमती की महक जो है खुशबू वो बहुत 7 समंदर पार तक, अलास्का तक जाती है। वो सारी चीजें हैं, अब वो कितनी महंगी हो जाएंगी। आप ये समझे कि वहाँ पर लगभग कितने 30-35 लाख लोग जो है, मेरे ख्याल 37 से 38 लाख लोग कम से कम प्रवासी हैं। जो अमेरिकी लोग तो चाहते ही हैं, जो भारत के जो प्रोडक्ट हैं, जो आपने बताया, जो फार्मास्यूटिकल है, जड़ी बूटी है, यहाँ की कालीन है या कपड़े हैं, यहाँ की याद है, आर्टिफैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें हैं, वो तो चाहते हैं। लेकिन जो 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 यहाँ का डायस्पोरा है, जो यहाँ के प्रवासी हैं, वो तो ज्यादा चाहते हैं। और मिलेट्स ज्यादा की बात है, अभी कितना प्रचार हो रहा था मिलेट्स का, इतना प्रचार हुआ। हमारे कम से कम 30-35 लाख ऐसा अनुमान है कि नहीं, 30-35 हजार के आसपास कम से कम वहाँ पर प्रवासी उत्तराखंड के हैं। अब वो लोग तो चाहिए मंडवा चाहते हैं, उनको झंगोरा चाहते हैं, आपने खुद प्रचार किया है, वो सारी चीजें हैं। तो उसका भी होगा, वो क्या फर्क पड़ेगा उनको। तो ये हमारे लिए भी अच्छा। दूसरा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अभी रोजगार की बात आ रही है, हमारे रोजगार, फार्मा जो उद्योग है यहाँ पर, आपका सन फार्मा है, आपका पतंजलि है, दूसरा वो क्या IPSC लैब है, इनमें हजारों लोग को रोजगार मिला हुआ है। अगर इनका प्रोडक्शन घटागा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, इनका माल नहीं खपेगा, तो क्या होगा, नौकरियों में छटनी हो जाएगी, और जगहों भी छटनी हो जाएगी, हमारे टेक्सटाइल में छटनी हो जाएगी, और सब जगह छटनी हो जाएगी, तो रोजगार पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार करेगी कुछ न कुछ। मेरे ख्याल से अभी
जो जी। वहाँ से जो संकेत मिल रहा है कि शायद कुछ बात बन जाए, कोई आपस में कुछ समझौता हो जाए, क्योंकि ये अमेरिका में खुद उसका विरोध हो रहा है, सारी दुनिया में तो हो रहा है, अमेरिका के विरोध हो रहा है। तो आपने उनका एक एडवाइजर था, वो कल परसों क्या हुआ आपको मालूम भी है, कितना उसका विरोध है। तो ये स्थितियां उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन ठीक है। तब तक लेकिन भविष्य के लिए हमको सतर्क होने की जरूरत है। अपना अभी जो कह रहे थे हमारा यही प्रोडक्ट जो यही खप जाए, भाई इतना बड़ा मार्केट तो हमारे पास, इतनी पॉपुलेशन दुनिया की कितनी 40% के आसपास तो चीन और भारत में पॉपुलेशन है दुनिया की, तो इतना बड़ा बाजार भी है वो। ठीक है। और लेकिन फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए होता है, उसके एक्सपोर्ट इसीलिए होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद स्थितियां सुधरेंगी हाँ, और और कुछ बात भारत बनेगी। भारत इसको लेकर कितना ज्यादा गंभीर है, क्या कुछ बातचीत के जरिए निष्कर्ष पर आ पाएंगे, वो भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और बातचीत से समाधान निकल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ट्रंप ने 50% टैरिफ को बढ़ा दिया और अचानक से ये फैसला लिया गया है बिना किसी से बातचीत के। आखिरकार अमेरिका के अलावा भारत पर इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा, और आखिरकार और किन किन चीजों पर जो है, किन सेक्टर्स पर खासतौर पर भारत के लिए नुकसानदायक होने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक निशी इंडिया का एक्सपोर्ट जो होता है करीबन करीबन $80 बिलियन जो है यूएस को होता है जी। और उसमें जो मेजर जो सेक्टर है, जो मेजर जो प्रोडक्ट हैं, उसमें आपके ऑटो कंपोनेंट्स हैं, टेक्सटाइल है, आपका फार्मा के प्रोडक्ट्स हैं। फार्मा स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं जेनरिक फार्मा की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो आपके सॉफ्टवेयर जो है, जो सॉफ्टवेयर यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, या मतलब जो भी बिजनेस होता है सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा आपका जेम्स एंड ज्वेलरीज है। इसके अलावा जो मेजर है वो श्रिम्प, जो हम कहते हैं ना, झींगा मछलियों का जो है एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। और कुछ ऐसे जो है मतलब कुछ कल पुर्जे जिसे हम कहते हैं, वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। जहाँ तक टैरिफ की बात अगर आप ये देखें कि जो भारतवर्ष में जो टैरिफ हमारे एक्सपोर्ट पे लगाया है, इसका जो अगर आप थोड़ा सा इसके अगर आप इंटरनल देखें तो ये जो टैरिफ जो है, जो 50% लगाया है उन्होंने कुछ सेक्टर में लगाया है, जिसमें हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और जैसे कुछ एंसिलरी पे बात कर रहे हैं, और मेनली जो झींगा जो हम बात कर रहे हैं श्रिम्प्स के ऊपर, और उस इससे पे भी बड़ी बात है मेडिसिन पर। नहीं, मेडिसिन पे अभी कोई टैक्स नहीं लगाया है। हाँ। मेडिसिन पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ से हमारा जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है वो जेनरिक होता है, और जेनरिक जो दवाइयाँ होती हैं वो जो फॉर्मुलेशंस वाली जो दवाइयाँ हैं, जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, उनसे करीबन करीबन 70 से 80% सस्ती होती हैं। तो अभी उस पर नहीं लगाया फार्मा पे। अच्छा। ये है, अगर फार्मा पे लगाते हैं तो वहाँ पे उनके जो है दाम बढ़ जाएंगे, तो उनको वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और जो आप ये समझ लीजिए कि जितना भी मतलब वहाँ पे जो हेल्थ जो सारा जो सेक्टर है वो इम्पैक्ट होगा, इसलिए उन्होंने उस पर नहीं लगाया। दूसरा, जहाँ तक सर्विस वाली बात, जो हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर पे अभी सर्विसेज पे नहीं लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि वो वेल कैलकुलेटेड है कि हमें किस पे लगाना और किस पे नहीं लगाना। जहाँ तक हम बात करते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं कि उत्तराखंड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। पहली चीज़ तो ये है कि उत्तराखंड से जो एक्सपोर्ट होता है वो करीबन करीबन हर साल 200 से लेकर 300 करोड़ के बीच में होता है, और उसमें जो मेजरली जो प्रोडक्ट है वो फार्मा जेनरिक्स हैं, नंबर 1। नंबर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हल्का फुल्का टेक्सटाइल है, और थोड़ा बहुत अगर आप ये देखेंगे कुछ जो है हैंडीक्राफ्ट्स, और इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत कम हैं। तो मेरे कहने में मतलब कि जो उत्तराखंड में जो इम्पैक्ट आएगा वो अभी ये इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हम वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं जिन पे उनका टैरिफ है। टैरिफ को आप इस तरह समझिए कि क्या है टैरिफ, जब यहाँ से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जिस पे पहले 10 से 15% टैरिफ लेते थे, अब वो 50% हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो 1000 रुपए की चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं वो अब वहाँ पे 1500 रुपए की हो जाएगी। जब वहाँ पे 1500 रुपए की हो जाएगी तो वहाँ के जो भी मतलब जनता है या जो वहाँ के लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो हैं अगर उनसे कंपेयर किया जाएंगे, टेक्सटाइल जैसे बात करेंगे, हाँ। अगर उन्होंने बांग्लादेश पे भी आप समझ लो उन्होंने टैरिफ लगाया है 15 से 20% के आसपास टैरिफ है, श्रीलंका पे टैरिफ लगाया है, ब्राजील पे भी 50% का उन्होंने टैक्स लगाया है। तो मेरे कहने में तो ये कि हम कंपेरेटिवली अगर सारा देखें तो जो इम्पैक्ट है जीडीपी के ऊपर, जो अभी एक कल रिपोर्ट आई है एसबीआई की, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एनालिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट आई है, द इम्पैक्ट शुड बी
0.20% से लेकर 0.60% जीडीपी में एनालाइज में फर्क पड़ेगा। अब ये चीजें उत्तराखंड में तो बहुत कम है, लेकिन नेशनल वाइज जो है जीडीपी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसको हम कैसे नलीफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है सरकार ने, जैसे अगर आप देखो जीएसटी जो बिल्कुल इसमें रिफॉर्म करना चाह रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है उन सेक्टर पे गवर्नमेंट काम कर रही है। अगर आप अभी देखें 4 दिन पहले पीएमओ में एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में जो है स्पेशली उन्होंने सब जो एडवाइजर्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनको बुलाया गया और उसके बीच ये रहेगा कि हमारा रोड मैप कैसा होना चाहिए। तो ये आने वाले समय पे अगर आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इम्पैक्ट को कम करने में, किस तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने में हम क्या क्या काम करने आ रहे हैं, ये हम जो है आने वाले समय पे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने वैलिड पॉइंट्स रखे हैं और किस तरीके से ये 50% टैरिफ हमारे भारत पर असरदार रहेगा वो भी बेहद लाजमी यहाँ पर आपने बताया है। अब पेशाली जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि उत्तराखंड में टैरिफ को लेकर कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है काफ़ी सारी चीज़ों का और उसका असर अब उत्तराखंड पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। आखिरकार आप क्या मानते हैं, क्या कुछ रणनीतियाँ तैयार की गई हैं, क्या इस अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है उत्तराखंड में? सबसे पहले तो हमें टैरिफ गेम को समझना होगा कि टैरिफ गेम की बॉल जो है भारत के पाले में क्यों आई। आप जब जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं, जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ और उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि सस्ता तेल खरीदने का, तो हमने क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा और वो भी रुपये में खरीदा। तो रुपया इतना ज्यादा रशिया के पास है कि उसके पास वो हमसे उतना सामान नहीं खरीद सकता जितना उसके पास पैसा है। तो एक आप ये समझिए कि अभी तक वो पैसा उपयोग नहीं आया। तो अभी तक हम जो पैसा जो क्रूड ऑयल ले रहे हैं वो एक हिसाब से फ्री में आया हमारे पास, केवल पैसे की सिक्योरिटी देके, गारंटी देके। दूसरी बात, जब हमने उसको रिफाइंड किया तो हमने उसको जब रिफाइंड हुआ तो उसके बाद जब रिफाइंड उसको किया और यूरोपियन मार्केट में बेचा तो हमने उससे पैसा कमाया और उस पैसे को हमने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया और इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को बढ़ाया, उसके विस्तार को बढ़ाया। इस बात को अमेरिका उस हिसाब से पचा नहीं पाया जिस हिसाब से वो देख रहा था कि हमारी तरक्की इस हिसाब से हो रही है। जबकि अमेरिका जियो पॉलिटिक्स में अगर देखें तो वो भारत को एक मोहरे की तरह देख रहा था। बिल्कुल, भविष्य में चाइना को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या भारत का उपयोग कैसे कर सकते हैं। और ये भी अमेरिका को पता है कि अगर चाइना का मुकाबला किसी दक्षिण एशिया या एशिया में किसी को अगर काबू करना है तो भारत की एक बहुत रणनीतिक महत्व है सामरिक दृष्टि से। जी। दूसरा, मैं अमेरिका में रहा हूं और मुझे पता है कि अमेरिका में 10% 15% महंगाई बढ़ने का मतलब बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा। आप देखेंगे इसका असर 10 से 15 दिन में आने लग जाएगा और पहले ही आने लग गया। आपको कई सांसदों ने वहां पर संसद में केले दिखाए, कहा कि ये वॉलमार्ट ने इसका दाम बढ़ा दिया क्योंकि मुझे केला पसंद है। कल ही एक बहुत विशेषज्ञ वहां के थे, वहां उन्होंने ट्रंप को गाली से संबोधित किया। तो इस तरह के रिएक्शन वहां पर आने लग गए। ये जब कोई राष्ट्र अगर हमारी संप्रभुता पर सवाल उठाने लगता है तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है। हमारा जवाब बहुत शांतिपूर्ण और दृढ़ शक्ति से हो रहा है। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं जितनी अमेरिका की हमें भी जरूरत, अमेरिका को हमारी भी जरूरत है। आज आप देखें KFC यहाँ पर है, सबवे यहाँ पर है, मैकडोनल्ड यहाँ पर है, सारे अमेरिकन ब्रांड्स यहाँ पर हैं। और भारत की 140 करोड़ की जो जनता है, हम एक व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है, एक संकल्प है। अगर आज हम ठान लें कि हमने अमेरिकी उत्पादों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना है, हम नहीं जाएंगे मैकडी में, हमारे पास दूसरे अपने ऑप्शंस हैं, भारतीय व्यंजन हैं, तो अमेरिका का क्या हाल होगा? उस बात से अमेरिका बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। और जिस हिसाब से ब्रिक्स काम कर रहा है और ब्राजील एक तरफ खड़ा है, भारत खड़ा है, रशिया और जो इंटरनेशनल बैलेंस की अगर बात करते हैं, रशिया और चाइना एक थे, वहां पर भारत थोड़ा सा तटस्थ था तो अमेरिका की चल रही थी। आज भारत रशिया के साथ तो है ही है, चाइना के भी करीब जा रहा, तो अमेरिका में हलचल से उसको देखा जा रहा। तो इस बैलेंस के लिए अमेरिका ज्यादा चिंतित है। आपने देखा होगा अभी जर्मन न्यूज पेपर में आई थी खबर कि 4 बार ट्रंप ने मोदी जी को कॉल किया लेकिन मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। मोदी जी ने कहा मुझे जरूरत नहीं है ट्रंप से बात करने की, क्योंकि ट्रंप जो जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति की गरिमा होती है उसके हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं और वो एक बिजनेसमैन की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये कहता हूं कि और जिस प्रकार से भारत को पहले से पता था कि ये टैरिफ का हमें ये असर हो सकता था, हमने अल्टरनेट्स सप्लाई चेन को देखना शुरू कर दिया था। हम अपनी मार्केट लैटिन अमेरिका से लेके दक्षिण अफ्रीका से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जा रहे हैं और हमने बहुत सारी मार्केट को अपने जो अमेरिका में सप्लाई होती थी उसके ऑप्शन में हमने इन देशों में लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ अपनी मार्केट बना ली है। और हमने जीएसटी में, जैसे अभी सर ने कहा कि जीएसटी में छूट दी जा रही है निर्यातकों को राहत देने के लिए, मैन्युफैक्चरर को राहत देने के लिए, हमने पहले ही जो आयकर है
उसमें छूट दी है 12 लाख तक, ताकि परचेजिंग पावर बढ़े। सैलरी भी बढ़ाई जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सरकार इससे पहले से अवेयर है। लेकिन ये समय है जब भारत को एक मजबूत कदम उठाकर अमेरिका जैसे राष्ट्र को संकेत देना होगा, क्योंकि आज भारत वो भारत नहीं है। हम पर पहले भी लगा था, वाजपेयी जी के समय में जब हमने पोखरण परमाणु किया था, परीक्षण किया था, तो उस वक्त पूर्ण प्रतिबंधित था, तब हम काम चला गए। आज तो भारत बहुत आगे बढ़ गया। तो मैं समझता हूं कि थोड़े कुछ सेक्टर पर थोड़ा सा असर हो सकता है कुछ दिन के लिए, लेकिन अमेरिका के इस टैरिफ का भारत पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। आप यकीन मानिए, बल्कि उल्टी अमेरिका से आवाज आएगी कि भारत को अपने साथ मिलाइए, और ये भारत की चॉइस रहेगी, उसके साथ मिले या ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल प्रशाली जी। आशीष जी, मैं भी आपसे यही सवाल लेना चाहूंगी, टैरिफ को लेकर कांग्रेस किस पर्सपेक्टिव से सोच रही है, और आखिरकार उत्तराखंड में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, किस तरीके से उसको उस पर काम किया जा सकता है? आशीष जी। देखिए, दो चीजें हैं जो आपने अभी सोचा है। एक तो क्या हम इसके उपाय कर सकते हैं, और इस टैरिफ का मुकाबला करने के लिए क्या नीति अपनाई जा सकती है। जी। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो हमारे भाई हैं, इन्होंने जो बात कही है, यदि ये बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सुन लें तो निश्चित रूप से अपनी चूड़ियां तोड़ लेंगे, और अपने दोनों जो इनके उद्योगपति मित्र हैं उनकी तरफ से खुद को विधवा घोषित कर देंगे। ये बात मैंने इसलिए कही है, इन्होंने अभी कहा कि रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं वो भारतीय रुपए में खरीद रहे हैं। रूस से जो तेल खरीदा जाता है वो भारतीय रुपए में से खरीदने की जो अभी तक जो मैक्सिमम लिमिट गई है वो 5% गई है, और हम यूएई की जो करेंसी है दिरहम, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और तब जाके हम उसे कर पा रहे हैं, क्योंकि यूएई में भारत की ओर से निर्यात होता है। डॉलर में हम कोई बहुत ज्यादा निर्यात नहीं करते, हमारे पास डॉलर का जो भंडार है वो सीमित है, और वहां से हमें अधिक आयात करना पड़ता है, वो पैसा वहां खर्च होता है। तो पहले तो इनकी जानकारी थोड़ी सी मैं नवीन जी से कहूंगा कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और दूसरा, आपने कहा कि पहले हम अमेरिका के साथ थे, अब हम चाइना के साथ आ गए, अब हम जो है रशिया के साथ चले गए। रशिया से हमने इतना सस्ता क्रूड लिया कि बीच बीच में हमें फ्री मिल गया। वो फ्री नहीं होता है, उस समय आपको तेल उठाने के पैसे नहीं दिए जाते, जिस समय तेल की जो नेचुरल एक्सेस है वो ज्यादा होती है। तो आपको लगातार भाई जी सुन लो, आप काम आएगी। तो कभी ऐसा नहीं होता, ये जब खाड़ी देशों से खरीदते हैं तब भी ऐसा ही होता है। तो ये चीजें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो है, यदि आपको रूस से सस्ता तेल मिला तो आपने उत्तराखंड वासियों को और भारत वासियों को उस सस्ता तेल का फायदा क्यों नहीं होने दिया? अब मैं इसका कारण बताता हूँ। देखो, ज्यादा लंबी बात नहीं मैं खींचूंगा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ जी। अंबानी जी और अदानी जी बहुत कलाकार लोग हैं। इन्होंने रशिया से सस्ता तेल खरीदा और भारत को ना बेचकर अन्य देशों को बेचकर भारी मुनाफा कमाया। ये जो गेम इन्होंने खेला कुछ अपने उद्योगपति मित्रों के हित में। और अभी आपने हमारे एक मित्र थे, वो विदेश नीति की बात कर रहे थे, तो विदेश नीति में मैं सिर्फ एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे एक विदेश मंत्री हैं श्री जयशंकर जी, उनका एक बेटा है जो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी मतलब अपनी नौकरी कर रहा है। और वो आपको बता दूं, जो जियो और रिलायंस ग्रुप है उसका जो सर्वे और रिसर्च का जो काम है उसकी एक एजेंसी है, उस कंपनी का सीईओ है। अच्छा। यानी यहाँ से साफ पता लगता है कि कौन किसको कब कहाँ लाभ पहुंचा रहा है। तो जयशंकर जी की विदेश नीति पूरी तरह से निर्भर करती है अंबानी जी की जेब पर और अदानी जी की जेब पर। तो दूसरा इन्होंने 2 देश ऐसे छोड़े हुए हैं अमेरिका ने जिन पर टैरिफ नहीं लगाया। वो लगाए हैं बांग्लादेश और वियतनाम, जो भारत के बिल्कुल पड़ोस में है। यानी आप यदि यहाँ का उद्योगपति, अगर नवीन प्रशाली जी अपनी फैक्ट्री का सामान यदि वियतनाम या बांग्लादेश से रूट करेंगे तो उन पर टैरिफ नहीं लगेगा। ट्रम्प का साफ संदेश है कि आप इन देशों से रूट करके माल लेके आओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भारत से लाओगे तो दिक्कत है। यानी भारत के अर्थव्यवस्था को चोट करने का जो काम कर रहे हैं, उसी व्यक्ति ने इन्हीं उद्योगपतियों के हित के लिए, इनका पक्ष करने के लिए वियतनाम और बांग्लादेश को छोड़ रखा है। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान, अभी जैसे फार्मा की बात चल रही थी, फार्मा को इससे एग्जेम्प्टेड किया गया क्योंकि उसका प्रोडक्शन भारत में होता है। लेकिन जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जो ये सब काम होता है, ये सारा इंडस्ट्री धीरे धीरे बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है। और ये बांग्लादेश इसलिए शिफ्ट हो रही है क्योंकि अंबानी जी, अदानी जी, ये जो लोग नीति बनाते हैं, प्रशाली जी मैं आपसे माफी चाहूंगी, यहीं पर आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7।
तो जिस तरीके से टैरिफ को लेकर लगातार जंग छिड़ी हुई है, पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है और इस भारी संकट में भारत भी इसी बीच इस टैरिफ वॉर से जूझ रहा है। लेकिन आखिरकार भारत के पास वो क्या अपार शक्तियां हैं जो इस टैरिफ वॉर से वो सुरक्षित निकल सकता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है और अमेरिका को करारा जवाब दिया जा सकता है। आज इसी पर हम खास चर्चा कर रहे थे। और उत्तराखंड एक जो विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है, एक छोटा सा राज्य, आखिरकार उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी खास चर्चा जारी रही। दीपक रावत जी, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। देखिए, विजन को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि भारत भी चाहता है कि अगर टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो जाए तो कोई समाधान निकल जाए। लेकिन एक तरफ देखने को मिल रहा है कि बातचीत के लिए दोनों देश तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक पत्थर की लकीर खींच दी गई है ट्रंप की तरफ से, तो कोई समझौता नहीं हो पाएगा। इस माइंडसेट के साथ इस वक्त दोनों देश जूझ रहे हैं। क्या लगता है कि क्या यहाँ पर एक हल निकल सकता है? किसके जरिए टैरिफ को किसी हद तक कम किया जा सकता है? निशी जी, निश्चित रूप से अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर छिड़ी है उसकी लपेट में अब भारत भी है। और ये अकेले भारत के लिए नहीं है, तमाम जितने भी देश हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है अमेरिका के साथ, उन्होंने सभी में ये टैरिफ का अपना एक जो उनका नीति है उसको लागू किया हुआ है। जो विषय है वो ये है कि हमें लगता था कि एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जियो पॉलिटिक्स हो या जियो इकोनॉमिक्स हो, जिस तरीके से आज की डेट में हमारे संबंध दूसरे देशों से बन गए हैं, जब भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही पॉलिसियों में अगर कोई बदलाव आता है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ना लाजमी है जी। हमें लगता था कि शायद रूस और उसके जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें हम ज़्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे या हम किसी तरीके से डायरेक्ट उसमें नहीं अपना कोई प्रत्यक्ष रोल निभाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से अब ये टैरिफ लगाया जा रहा है और जो उसकी वजह अमेरिका द्वारा हम पे लगाई जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि हमारा तटस्थ रहना, किसी एक पक्ष के बारे में नहीं बात करना, सजा के रूप में अब टैरिफ दिया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका तो ये कह रहा है कि आपने हमारी बात नहीं सुनी, आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आपके पैसों से रशिया लगातार एक तरीके से मजबूत होता जा रहा है। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि हमें जानबूझकर अब उस युद्ध में एक पार्ट बनाया जा रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, तो उनका कहना था कि अमेरिका हमें एक मोहरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। निशी जी, 2 महीने पहले जब ये टैरिफ वॉर नहीं शुरू हुई थी तब अमेरिका हमारा सबसे अच्छा दोस्त था और मोदी जी के सबसे अच्छे मित्र थे ट्रंप। बिल्कुल, पूरे आप ग्लोबल कर लीजिए, आप पूरा उतार के देख लीजिए, कसीदे पड़े जाते थे इनकी दोस्ती के। अचानक से घटनाक्रम बदलता है। अब रियलाइज होता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो हमारी सरकार को कि एक मोहरे के रूप में वो हमारा इस्तेमाल कर रहे थे। और निशी जी, मैं आपके माध्यम से पूरे ये स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि अमेरिका और भारत के बीच में समझौता हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की यही सरकार जिसे हम आज करें, ये मोहरा बनने के लिए फिर तैयार हो जाएगी। अभी तक ये बात सिर्फ इसलिए रुकी हुई है कि समझौता नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा निर्णय ले रखा है कि जिस प्रकार से वो हमारे जो कृषि का क्षेत्र था, जो डेयरी का क्षेत्र था, उसको ओपन मार्केट करवाना चाहते थे, एक अच्छा निर्णय लिया है कि हमने कहा नहीं, हम अपने उद्योगों को ओपन मार्केट में नहीं लाएंगे, जो अमेरिका हमसे चाहता है वो हम नहीं करेंगे। बहुत अच्छा रोल। लेकिन ये बार बार ये अब आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी गोल शिफ्ट कर देती है। अब अचानक से आपने 3-4 दिनों से देखा होगा स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर लगने लग गए, क्योंकि अब लगता है कि जिस तरीके से जो नुकसान हमें जो नुकसान होने वाला है पूरे भारतवर्ष को, और विशेष रूप से उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूं तो विशेषज्ञ ने बताया कि 200 से 300 करोड़ का हर साल निर्यात होता है। आज देर सवेरे कहीं ना कहीं पर उसका प्रभाव आने वाला है। निशी जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जनता को कि जितना टैरिफ लग रहा है उतने ही $1 मिलियन का नुकसान भारत को होने वाला है आने वाले समय में। यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका के साथ वो इसी लेवल पे है। मतलब हम जो 80 करोड़ का इन्होंने विशेषज्ञ ने बताया, 80 मिलियन का हम जो उनको एक्सपोर्ट करते, मिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट हम कम करते थे। तो अब जब ये टैरिफ वॉर जितना % आया है, इसका असर आज नहीं तो देर सवेरे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तभी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक इन इंडिया हो या फिर डिफरेंट जो प्रोग्राम्स इस वक्त गवर्नमेंट ने चला रखे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इन्हें जब तक बढ़ावा नहीं देंगे तो अपने आप को किस तरीके से बेसिक लेवल पर मजबूत किया जाएगा। मैं एक आंकड़ा और देता हूँ। 2014 से 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत जहां पहले 15% मैन्युफैक्चरिंग करता था, अब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम हो गया है। हाँ। बड़ा नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी कम हुई है।
दूसरा, इस टैरिफ वॉर का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो जिस चाइना को हम बोलते थे ना कि हमारा नंबर 1 एनिमी है, उसको फायदा होने वाला है। आज भी जो चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे ज्यादा है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि 50 मिलियन का तो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, और इंपोर्ट जो हम करते हैं चाइना से 114 मिलियन है। और ये ये और बढ़ेगा, ये लगातार बढ़ेगा। मतलब आप ये देखिए कि जो कल तक हमारा दुश्मन था, ग्लोबल इकोनॉमिक्स की वजह से आज वो हमारा सबसे बड़ा मित्र बना हुआ है, बनने वाला है। और जो मित्र हमारा था वो अब दुश्मन के कैटेगरी में आ गया है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, ग्लोबल इकोनॉमिक्स हो, इसके हिसाब से जब हमारी नीतियां बनती हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। पर सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है निशी जी, ये जो टैरिफ आएगा इसके वजह से बहुत से छोटे उद्योग हमारे खत्म होने के कगार पे आने वाले हैं। देखिए जो बड़े उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग जिनका रोल बड़ा है, ठीक है, उन पे तो नहीं आएगा। उससे जो बेरोजगारी दर बढ़ने वाली है हमारे हिंदुस्तान में, वो एक बड़ी समस्या है। और इसका निदान भले ही आज हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित रूप से वो प्रयास कर रही है कि नए मार्केट सोने जाए, लेकिन जितना बड़ा ये घाटा आ रहा है, इसको समय पे अगर नहीं भरा गया तो निश्चित रूप से बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज हमारे सामने खड़ी होने वाली है, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। तो इसका निदान जितनी जल्दी सरकार कर सके, हम चाहेंगे उतना अच्छा है। ठीक है आशीष जी। हाँ जी, हाँ बोलिए आशीष जी। हाँ, मेरी थोड़ी सी बात रह गई थी, मैं वो बात थोड़ा सा कहना चाह रहा था, आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाह रहा था। हाँ। एक अभी जो वियतनाम और बांग्लादेश का मैंने बताया, अब यहाँ के जो इनके मित्र उद्योगपति हैं, वो इन दो देशों से जब वहाँ अपनी अमेरिका में अपनी सप्लाई करेंगे इन देशों के, आशीष जी आप श्योर हैं कि वियतनाम और बांग्लादेश को टैरिफ नहीं लगाया गया है? उनका क्या राहुल गांधी का बयान है। आशीष जी मैं चाहूंगी कि एक बार आप कंफर्मेशन कर ले, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर बोलना तो यानी कि विदाउट फैक्ट अगर आप कुछ बोलेंगे तो फिर वो चर्चा का विषय बन जाएगा अगली बार के लिए। तो थोड़ा सोच समझ के एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल क्रॉस आप ये चेक करो कि वियतनाम पर कितना टैरिफ लगाया हुआ है। आशीष भाई वियतनाम पर कितना टैरिफ लगा, पहले ये चेक करो। नहीं कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे। मतलब राहुल गांधी की तरह तो बयान मत दो, कम से कम आप तो समझदार उत्तराखंड के हो। ठीक है आशीष जी, आदमी बन के बैठ जाओ, 2 मिनट सुन लो मेरी बात। ठीक है आशीष जी, आप अगली बार आपकी बारी आएगी तो उसमें बताना वियतनाम पर कितना टैरिफ लगाया हुआ है। देखिए भारत का जो अमेरिका ने वियतनाम पर कितना टैरिफ लगाया अगली बार ये पता करके आए आप अभी। चलो बता दें, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अरे तो कितना लगाया बताओ तो सही, जो आप बोले कि वाया वियतनाम आप मूव करेंगे शिपमेंट। नहीं, आप बांग्लादेश से बात क्यों नहीं कर रहे? अब वियतनाम की आप बात करें, बांग्लादेश से बात करो ना। आप बांग्लादेश से, हमारे पड़ोस में तो बांग्लादेश है ना। अरे आपके जितना रेडीमेड कपड़े आप पहन के बैठे ना महाराज, ये बांग्लादेश से बन के आ रहे हैं उत्तराखंड में। आशीष जी आप अपनी बात खत्म कीजिए। उत्तराखंड के देहरादून में जो शोरूम में सामान बिक रहा है, देखिए जी, उत्तराखंड के देहरादून में जो शोरूम में कपड़े बिक रहे हैं, मोस्ट ऑफ दैट की वो बनते हैं बांग्लादेश से और यहाँ आ रहे हैं। ये 2014 के बाद शुरू हुआ है और तभी से शुरू हुआ है बांग्लादेश में। वरना ये उद्योग सूरत में, लुधियाना में, यहाँ पर था रेडीमेड कपड़ों। अरे आप चाहते ही नहीं कि भारत आगे बढ़े, आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ हैं आप कभी नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर हो। अगर ये एक मौका है भारत का आत्मनिर्भर बनने के लिए, हमारी सरकार ने बहुत पहले से नारा दिया है, उसमें काम कर रही है। दिक्कत क्या है? आप ये क्यों नहीं कह सकते कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता? आप क्यों नहीं मान रहे? ये आपकी सरकार नहीं है, सरकार बदल चुकी है पिछले 10 साल में। ठीक है रुकिए ठीक है पेशाली जी, रुकिए जरा, कांग्रेस की सरकार नहीं है। पेशाली जी रुकिए जरा, आशीष जी आप बात खत्म कीजिए जल्दी से। हाँ, दूसरा मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने उनको अभी जो टैक्स पे छूट देने का जो एक बात कही है, ये भी अपने आप में घोटाला है कि आप उन उद्योगपतियों को छूट देना काम करेंगे जिनका सीधा एक्सपोर्ट मतलब जो दूसरे देशों से कराएंगे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने रशिया के बारे में बोला, दरअसल रशिया के साथ बिजनेस करने का निर्णय, जो तेल मंगाने का निर्णय है, ठीक है रुकिए आशीष जी, ठीक है मैंने आपको समय दिया, पेशाली जी आपको भी समय मिल गया। रुकिए जरा राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल था क्योंकि हमें उत्तराखंड पे आने की बेहद जरूरत है। उत्तराखंड हमारा मेन टॉपिक रहा है क्योंकि भारत पर टैरिफ का असर पड़ेगा ये सब जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड जैसे उभरता हुआ राज्य आखिरकार इससे कितना ज्यादा प्रभावित होगा उस पर भी जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजेंद्र जी मैं जानना चाहूंगी कि एक्सपोर्ट में कमी के चलते जीएसडीपी पे भी
बहुत असर पड़ेगा। और 8.86 के दर पर कहा जा रहा था कि हम लोग 2026 में एक आंकलन लगाकर बैठे थे कि इतना दर बढ़ेगा। तो आखिरकार जीएसटी पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा और उत्तराखंड के लिए कितना बड़ा ये प्रभावी दौर रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप निशि हाँ जी जी। कि जो हमारा जो भी जीएसडीपी हमारा जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया में नंबर दूसरे या तीसरे नंबर पे हाँ जीएसडीपी जी। है। और अगर हमारा एक्सपोर्ट जितनी भी फैक्ट्रीज हैं और जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अगर वो कम होता है, अब एग्जैक्टली तो फिगर तो हमारे पास नहीं है लेकिन करीबन करीबन मुझे लगता है उसमें 1% के आसपास फर्क पड़ सकता है। तो अगर 1% फर्क पड़ता है तो हमारे कहीं पे भी लाइक जैसे हमारे टैक्सेस में है उसमें ही फर्क पड़ेगा या फिर जो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन हम उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं? हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसकी भरपाई करने के लिए हमें एक कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा और इमीडिएट, जिसे कहते हैं कि इस समय हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी भरपाई हम किन किन और सेक्टर से कर सकते हैं। जैसे हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो हम टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं तो टूरिज्म सेक्टर में हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो टूरिज्म सेक्टर की जहां तक बात ये है कि लो जो पेड टूरिज्म है उस पे हम ना कंसंट्रेट करके हम जो हाई पेड जो टूरिज्म है उस पे बात कर सकते जी। हैं। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी बड़ी बड़ी मतलब अगर आप स्टेट देखें इतनी खूबसूरत स्टेट है, उत्तराखंड इतनी बढ़िया स्टेट है, यहाँ पे हम टूरिज्म को क्यों नहीं बढ़ावा देते हैं? तो उसका भी फर्क है। ठीक है, बढ़ावा देते हैं लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो कैपिटलाइज करते हैं वो हम रिलीजियस टूरिज्म पे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना जीएसडीपी में ये हमें आकलन करना होगा। क्या उसके अल्टरनेटिव कोई हम ठीक जो है। है टूरिज्म को स्टार्ट कर सकते हैं? और एमएसएमई जो सेक्टर है उसको हम भी क्या उसको हम एक समय प्रोत्साहन निधि दे सकते हैं? क्या हम उनका जो भी उन्होंने लोन दे रखा है या जो उनका कैश फ्लो है, क्या हाँ। उनके जो उन्होंने इंटरेस्ट देना है, क्या हम उसको डिले कर सकते हैं जी। जैसे हम लोगों ने कोविड के बाद किया था? तो उसका इम्पैक्ट अगर हमारे पास आता है तो उस तरह सरकार को क्या रणनीति बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम। अगर हम वो रणनीति सही से बना लेते हैं तो हो सकता है कि हम जो भी जीएसडीपी अगर डाउन होती है उससे ज्यादा भी हम उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हाँ। सर्विस सेक्टर में किस तरह से हम ज्यादा काम कर सकते हैं वो भी हम दे सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जो है उत्तराखंड में बहुत कम हम ये सकते हैं कि स्कोप हो सकता है, बट सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा स्कोप है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। जयसिंह जी, एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी। मेक इन इंडिया, उत्तराखंड टूरिज्म, हाउस ऑफ हिमालयाज, होम स्टे योजना जो कि सरकार उत्तराखंड के बेहतर भविष्य के लिए लेकर आई है, आखिरकार वो कितनी इम्पैक्टफुल रहेगी टैरिफ वॉर के बीच? निशि जी, होम हाँ, स्टे देखिए, जो है वो जय सिंह जी। होता है। देखिए जो हमारा जो आऊंगी एक्सपोर्ट है, आशीष जी मैं आपके पास ही इसके बाद। जयसिंह जी, आप जवाब दे दीजिए पहले। हाँ, जो एक्सपोर्ट है उसमें फार्मा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ। और भारत का जो फार्मे का लगभग 30-40% जो है उत्तराखंड से आता है। और संतोष का विषय है, इस पर अभी डिस्कशन भी करे थे, अभी इस पर नहीं लागू हुआ। लेकिन ट्रंप जैसे आदमी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर जाए, बिल्कुल। कल आ जाए, गले फिर मिल जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके अलावा जो कृषि पर है, आपका मैंने बताया ना, बासमती है और सारी चीजें हैं, मिलेट्स हैं, मिलेट्स, हाँ जी। इन चीजों पर नहीं हुआ। टेक्सटाइल पर हमारे यहाँ से जो जाता, बासमती पर कभी 50% नहीं है, ये 26% तक उस पर पड़ा है, जो लगेगा टैक्स वहाँ पर है। उसके अलावा जो आपके जो शॉल यहाँ से जाते हैं, ऊनी कपड़े जाते हैं, उन पर है। और अभी कहा है, ये भी कह रहे हैं हमारे यहाँ पर जो उधम सिंह वहाँ पर है, जो इंडस्ट्री लगी हुई है, चाहे उसके टाटा की हो, चाहे अशोक का लेलैंड की हो, या ये जो उनके पार्ट्स बनाते हैं जी, उन पर है, उन पर असर अगर उन पर लगा और उनका अगर प्रोडक्शन घट गया तो हमारे यहाँ रोजगार देने वाले जो है ना, ये बड़े उद्योग हैं, काफी यहाँ पर मिला है उसका, यहाँ के लोगों को, चाहे स्किल्ड या अनस्किल्ड को भी काफी मिला है, रोजगार है, वहाँ असर पड़ सकता है, क्योंकि इन चीजों पर कर सकता। तो अब मैंने आपसे पहले भी कहा कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं कब पलट जाए, बिल्कुल है ना। हो सकता है कि कल, क्योंकि वहां भी प्रेशर है, हो जाएगा, लेकिन ये स्थितियां दोबारा न हो। भारत सरकार को अपना जैसा विविधीकरण जो है, तो दूसरे मार्केट भी तलाश करने पड़ेंगे। ये जो अभी कह रहे हैं टैक्स हॉलिडे करेंगे, टैक्स में बाजार तलाशने की जरूरत है, बिल्कुल। हाँ, ये तो टेम्परेरी है, लेकिन बाजार हमको तलाश करनी पड़ेगी। और जो हमारा प्रोडक्शन
जब उसका खपत ही नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन का क्या महत्व रह जाएगा। उसकी खपत का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे अपने इन हाउस हो या कहीं बाहर हो, जब जी। एक्सपोर्ट हो, वो भी देखने की जरूरत है। ठीक है जय सिंह जी। आशीष जी सवाल लेना चाहूंगी और बहुत ही जरूरी सवाल है, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगी, टैरिफ का प्रभाव कैसे कम होगा? कांग्रेस के पास क्या रणनीति है? आखिरकार देश के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जो छोटे उद्योग है, एमएसएमई जो बहुत एक्सपोर्ट करते हैं और कई जो होलसेलर्स होते हैं या कई सप्लायर्स हैं उनके माध्यम से, तो जब इन्होंने उद्योग ही खत्म कर दिए तो बचा क्या है। उत्तराखंड में अभी फार्मा की बात हुई, अभी फार्मा का 20% हिस्सेदारी पूरे देश की, वो जो दवाइयां हैं वो उत्तराखंड से है, जिसमें 1150 करोड़ का निर्यात, 15,000 करोड़ रुपए का कुल प्रोडक्शन है, तो 1150 करोड़ का निर्यात भारत करता है। उसमें से कितना अमेरिका में करता है और उस पर कितना फर्क पड़ना, हालांकि फार्मा इस दायरे में नहीं है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड से नवीन जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बता दीजिए अगर इनको कुछ याद हो कि ऐसा कौन सा सामान है जो उत्तराखंड में प्रोडक्शन होता है और अमेरिका में निर्यात कर रहे हैं, इनको मालूम भी नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने कहा पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी कैसे बनेगी जब विदेश मंत्री का लड़का अंबानी के यहाँ नौकरी करेगा और प्रधानमंत्री जी जो है अदानी के यहाँ बैठ के अदानी के पक्ष में नीतियां बनाएंगे, तो आप बताइए ना, डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ने का फायदा क्या हुआ? आपने तो अदानी के वारंट भी कटवा दिए। अब चलो ठीक है, वो आपके पक्ष के उद्योगपति हैं, लेकिन फिर भी है तो देश के उद्योगपति और वो सबसे बड़े उद्योगपति हैं। अब दूसरी बात जो मैंने कही कि जो टैरिफ लगाया, अभी उन्होंने वियतनाम की बात पर ज्यादा हो हल्ला किया। वियतनाम पर 20% टैरिफ है और उसके बाद वो जो सेक्टर्स हैं वो कम है, लेकिन वियतनाम को आज भी 20% की कैटेगरी में रखा गया है। भारत के उद्योगपतियों को इशारा कर दिया गया अपने मित्रों को कि आप वियतनाम के थ्रू, और बांग्लादेश तो उस 20% में भी नहीं है। बांग्लादेश की जो अभी तख्ता पलट हुआ है वो अमेरिका ने उसमें अपने पक्ष के व्यक्ति को वहां बिठाया है। तो भारत की क्या भूमिका है? भारत ने तत्कालीन जो राष्ट्रपति है उनको अपने यहाँ गाजियाबाद में शरण दे रखी है। आशीष तो जी समाधान तो बताइए ना, समाधान बता रहा हूँ। समाधान पर आइए, समय कम है, समाधान पर चर्चा करेंगे। मैं उसकी बताता हूँ निशी जी, मुझे आप सिर्फ 20-25 सेकंड का समय दो। जी। समाधान ये है कि जब देश जो है हमारा है, यानी स्टेट ऑफ इंडिया है, जब ये अधिक कलेक्शन और अधिक निर्यात पर काम करेगी। फिलहाल तो इनका उद्देश्य ये है कि अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। आप उनको छोड़ दो, वो उद्योगपति अपने हिसाब से चल लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि देश का हित किसमें है, ये सोचना चाहिए। यदि रशिया से आने वाले तेल का लाभ देश को मिलता तो अमेरिका की हिम्मत ना होती कि वो ऐसा करता, क्योंकि उसमें देश का नुकसान है। अब उसे साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो मित्र उद्योगपति मोदी जी के अगल बगल में घूमते हैं, इनके हवाई जहाज में बैठ के आते हैं, केवल इनके बेनिफिट के लिए काम हो रहा है। रशिया से तेल लेकर आप दूसरे देशों को बेच रहे हो, तो जरा नाम का खुलासा कीजिए ना, क्यों बेच रहे हो आप तेल? ये तेल बेचने का काम थोड़ी ना आपका। अब आप जो है आज भी उसी काम पे लगे हो जिसके लिए आपको मतलब नहीं, आपका काम था कि अगर देश के लिए सस्ता क्रूड आता तो आप देश को लाभ देते, नहीं मिला। आपने गैस के दाम, तेल के दाम इनके बढ़ाने के बाद देश में महंगाई बढ़ाई। महंगाई बढ़ने का सीधा नुकसान कहाँ होता है? जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट बढ़ती है, लेबर की कॉस्ट बढ़ती है, लेबर की कॉस्ट बढ़ने से हमारी निर्यात की कॉस्ट बढ़ी, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उसी जगह पर चोट की जहां सबसे अधिक नुकसान था, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। अब या तो भारत के उद्योगपतियों को उन देशों के साथ समझौते करने पड़ेंगे ठीक है। जो अमेरिका के टैरिफ वॉर में निशाने पर नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा, वियतनाम पे कार्रवाई 20% से बढ़ा के 40% क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि वियतनाम ने चाइना से माल मंगाकर भेजना शुरू कर दिया था। अब जब वियतनाम ने उनसे बात की कि हम अब चाइना से नहीं मंगाएंगे, वियतनाम के लोगों ने बैठ के अपनी संधि कर ली और वापस 20% पे ले आए। लेकिन जो भारत के लोग हैं ये नहीं कर पाए। भारत की सरकार क्योंकि कहीं ना आशीष जी समय पूरा हुआ। पेशाली कहीं जी आपसे जानना चाहूंगी, सरकार के पास क्या कुछ रणनीति है जो कि उत्तराखंड में इस टैरिफ को कम किया जा सके? क्या बातचीत से समाधान निकलेगा? सरकार किस तरीके से तैयार है? भाई आशीष सैनी जी भी पूछे थे, उत्तराखंड सरकार अमेरिका को क्या एक्सपोर्ट करती है? हमारे जो एक्सपोर्ट मेन है वो हैंडीक्राफ्ट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जो सबसे ज्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाती है उत्तराखंड से। अगर उत्तराखंड के पूरे एक्सपोर्ट को अगर देखा जाए, दूसरा ये है कि ये भाई जो कहाँ पर है महाराज? अमेरिका की एक सेकंड सुन लीजिए सैनी जी, उत्तराखंड में ना तो सुनना था। अरे आप तो डेड इकोनॉमी वाले हो ना, आपने तो भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया। भारत की डेड इकोनॉमी आपका क्या बनता है? आप सुनिए, आप कहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को एक फैक्ट्री का नाम डेड इकोनॉमी बोला तो क्यों राहुल गांधी ने समर्थन किया? क्या जवाब है इसका? देश पूछता है, आज ये देश पूछता है कि ट्रंप ने सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी को
जब निशी डैड जी, कहा इतना बड़ा तो झूठ कांग्रेस ये ने बोल उसका रहे हैं कि समर्थन क्यों किया? उत्तराखंड से ज्वेलरी क्यों किया export बताइए हो आप? रही है। अरे मुझे क्यों किया? बताइए, पहले उत्तर- बताइए कि जब अमेरिका की जब कौन सी ट्रंप ने महिला है जो इंडियन ज्वेलरी इकोनॉमी ठीक है को पहनती ठीक है, क्या- आशीष क्या- जी, क्या इंडियन आशीष जी, इकोनॉमी क्या- पिरशाली जी, क्या- मेरे को आपको यहाँ पर रोकना नहीं, मैं पड़ेगा। निशी जी एक सवाल ये पूछना पिरशाली चाहता जी, हूं कि पिरशाली जब रुकिए ट्रंप रुकिए जैसे रुकिए, राष्ट्रपति आपके इंडियन पास ही इकोनॉमी आऊंगी को मैं। सबसे पिरशाली ज्यादा जी growing है, रुकिए, इसको डैड बताती है आप तो इनके बताइए नेता ना, रुकिए चौदह जरा। में ट्रंप के मंदिर पिरशाली जी बनाए एक हैं, सेकंड, भगवान की एक कला सेकंड, में एक है सेकंड, इसको। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप लोग रुकिए। हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ रहे हैं जो कि दिनेश सक्सेना हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेना जरूरी बनता है, लेट जुड़े हैं वो हमारे साथ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का पार्ट अर्थशास्त्री का होता है। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत जारी है, टैरिफ को लेकर चर्चा जारी है, भारत की बात की जाए तो साथ ही साथ एक विकसित राज्य की बात कर ली जाए उत्तराखंड की, आखिरकार क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है इस 50% टैरिफ का? देखिए, ऐसा है कि ट्रुथ लाइज इन बिटवीन। ना तो हम ये कहेंगे कि इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन ना हम ये कहेंगे अच्छा। लेकिन एक तरह से देखा है ना, कुछ सेंस में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि इसी बहाने हम जो है, अब हम जो है ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसिंग है, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जहां हमें रहना है तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी इवेंचुअलिटी। तो अब जैसे जो ट्रंप ने अपने जो सनकी दिमाग से ये कर रखा है, इन्होंने इतनी हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन किया है। तो अब इंडिया को फेस तो करना ही है, चाहे इंडिया हो चाहे उसका पार्ट हमारा उत्तराखंड हो। लेकिन इससे हमें एक तरह से ब्लेसिंग डिस्गाइज देना चाहिए। हम अपने हिसाब से पूरी तैयारी रखें और ये पॉलिसी गवर्नमेंट का इंडिया की बिल्कुल सही है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो डाउन बिफोर दीज पर्सन। हमें झुकना नहीं है, हमें ये सोच के चलना है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपने जो इंटरनल हमारा जो है प्रोडक्शन वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, उनको हमें ऐसा करना है कि हाईली कॉम्पिटिटिव बना के उनको हम जिसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो शॉर्ट पीरियड में हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन लॉन्ग रन में एक तरह से ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल है, एक वेकअप कॉल है। इसमें फायदा भी है कि हम अपनी तरफ से इतनी स्पीड से करेंगे कि हम समझ जाएंगे कि दुनिया में, खासकर बिजनेस में, कोई किसी का नहीं है। आप मजबूत बनेंगे तो किसी से टक्कर ले सकते हैं। जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की इस समय, ठीक है, जो परिस्थिति आ गई तो आ गई, लेकिन हमें उनका जवाब देने का तरीका ये कुछ हमें सहना पड़ेगा। लेकिन हम लॉन्ग पीरियड में इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानते हैं, हम टक्कर दे सकेंगे और इसमें हम रियल इमर्ज विक्टोरियस इन लॉन्ग पीरियड हमारी अच्छा है कैसे। लेकिन शॉर्ट पीरियड में वी आर बाउंड टू सफर हमारे, क्योंकि हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है इसका। लेकिन यह है कि हो सकता है कि हम उससे टक्कर लें, लेकिन उसमें सप्ताह, महीने, कुछ महीने लग सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जो है ना, हमारी ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमें फेस करना है। लेकिन हमें उम्मीद है कि चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या उत्तराखंड या फॉर दैट मैटर एनी स्टेट, ये गवर्नमेंट इस परिस्थिति से निपटने में हमारे लिए सक्षम है, कर लेगी सर। थैंक यू मैम। ठीक है दिनेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। पेशाली जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, रणनीति पर खास तौर पर चर्चा हो रही थी, रोजगार को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर विषय उठाया गया है, दिनेश जी ने भी कहा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि रोजगार को लेकर जब एमएसएमई की बात की जाती है, लेकिन अब पूरी तरह से जो टैरिफ लगा है उससे बेरोजगारी बढ़ने का खतरा यहाँ पर बढ़ने लगा है, और पहले से उत्तराखंड में बेरोजगारी दर भी लगातार बढ़ा है। तो ऐसे में किस तरीके से सरकार मैनेज करेगी, इस रणनीति पर एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी छोटा सा। जी ऋषि जी, आप देखें, मैंने पहले ही कहा कि सरकार इसका अल्टरनेट ढूंढने के लिए बहुत टाइम से काम कर रही है, क्योंकि टैरिफ आज अचानक नहीं लगा, इसका इसे 7-8 महीनों से चर्चा हो रही है, और कभी आगे कभी पीछे करके। सरकार तो अंबानी जी क्या नौकरी कर रही है, सरकार कैसे जाएगी? कांग्रेस जो डेड इकोनॉमी कहने वाली है वो कुछ कांग्रेस को छोड़ दो ना, वो तो खुश है ना। आशीष जी रुकिए, फाइनल कमेंट चल रहा है, सुन लेने दीजिए, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं मौका ही नहीं दे पाऊंगी, फिर मुझे और लोगों के पास भी जाना है। आप बताइए जवाब। फिर मुझे यहीं पर आप लोगों को रोकना पड़ता है, बीजेपी कांग्रेस, आप लोगों को मुझे यही रोकना पड़ेगा। फिर सुन लीजिए पहले। कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज ट्रंप को टैरिफ गेम खेलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज ट्रंप को टैरिफ गेम खेलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अमेरिका की जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, पूरी तरह से खाली है। उनका डेफिसिट उतना ही है जितनी उनकी इकोनॉमी है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को मोहरा कोई नहीं बना सकता। मैंने कहा कि इंडिया आज जीतने वाला, ये मोदी जी का, ठीक है नवीन जी, दीपक रावत जी फाइनल कमेंट देना चाहूंगी 10 सेकंड का। दीपक रावत जी जल्दी बोलिए। पार्टी की सरकार है और रुकिए पेशाली जी, टाइम ओवर, टाइम किल कर लेते हैं आप लोग लड़के, आप दोनों अपना टाइम किल करते हैं। होने वाला है व्हाट्सएप पे जो लिखा हुआ है और हमारे पास सीमित विकल्प है,
उत्तराखंड समय के बहुत उद्योग कम को बर्बाद किया है। आपने। जितने कम समय लेते हुए हम इस प्रभाव को, जो दुष्परिणाम है उनको कम कर सकें, इसके ऊपर सरकार को निर्णय लेने चाहिए और काम करना चाहिए। ठीक है दीपक रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखने को मिला है कि टैरिफ वॉर किस तरीके से इस वक्त चरम पर है, देश और दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, टैरिफ को किस तरीके से कम किया जाए, समझौते किस तरीके से किए जाएं, नए नए विकल्प खोजे जा रहे हैं और किस तरीके से समझौते के जरिए उस बातचीत तक, उस निष्कर्ष तक पहुंचा जाए जिससे टैरिफ कम हो और दोनों देशों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन आखिरकार उत्तराखंड एक उभरते हुए राज्य पर क्या कुछ असर पड़ेगा, जीडीपी और जीएसडीपी आखिरकार कितनी ज्यादा प्रभावी होने जा रही है, इसका खामियाजा कब तक भुगतना पड़ेगा और इसको लेकर सरकार की रणनीति कितनी ज्यादा कारगर साबित होगी, ये देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।